चलो देखिए, ये सवाल जो है 11वां सलीम और शबाना का, उसको जरा पढ़ लेते पहले फटाफट। सलीम અને શબાનાની ભાગીદારી પેઢીના કાચા સરવૈયા અને હવાલાઓ પરથી ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક हिसाबो तैयार करो। सलीम और शबाना की साझेदारी पेढ़ी का तारीख 31/3/2017 के दिन का रोज का कचित सकल तलपट दिया हुआ है। पूंजी खाता दिया है। सलीम और शबाना चालू खाता भी दिया है, शबाना सलीम का। देखो यहाँ पे नाम आगे पीछे के आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। माल का स्टॉक दिया है, रोकड़ दिया है, बैंक में चालू खाता दिया है, एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट भी दिया है, देनदार और लेनदार दिया है, वेतन दिया है, जमीन मकान प्लांट यंत्र फर्नीचर बीमा प्रीमियम भाड़ा पट्टे लीधेल मशीनरी दिया है, स्टेशनरी छपाई दिया है, डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत दिया है, विज्ञापन खर्च दिया है, मुसाफरी खर्च दिया है, व्यापार खाता दिया है, शबाना की लोन दिया है और बट्टा अनामत दिया है। तो समायोजन पढ़ लेते हैं। अगर व्यापार खाते से लगने वाला, देखो यहाँ पे व्यापार खाता दे दिया है पिछली बार की तरह 8वें सवाल की तरह। तो व्यापार खाता हम डायरेक्ट लाभानी खाते में लिख सकते हैं, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि व्यापार खाते का ही तो कोई समायोजन है कि नहीं। अगर व्यापार खाते से लगने वाला कोई समायोजन है तो इसका अर्थ ये हुआ कि व्यापार खाता हमको दिया हुआ है, सकल लाभ हमको दिया हुआ है, लेकिन वो गलत है, उसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। और परिवर्तन करना है तो व्यापार खाता सुधारा हुआ बनाना पड़ेगा, मतलब सुधारने वाला व्यापार खाता बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं, सलीम ₹4000 की मूल कीमत का माल निजी उपयोग के लिए ले गया। तो देखो व्यापार खाते का ही पॉइंट आ गया, परंतु उसके मतलब उसका अकाउंट उसके वही में लिखा नहीं है ना। दूसरा, हिसाबी वर्ष के अंत में 8000 का माल खरीदा था। देखो ये खरीदी वाला पॉइंट भी व्यापार का है, किंतु उसकी वही में लिखना रह गया। अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 400 है, देनदार में से 800 का लेना अभी वसूल नहीं हो सकता है, तो देनदार पर 5% डूबत ऋण अनामत भी रखना है ना। देनदार पर बट्टा अनामत की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। प्लांट और यंत्र पर 20% एवं फर्नीचर पर 5% घिसाई गिनना है। तो चेक कर लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे हम लिख देते हैं व्यापार खाता की जगह लिख देते हैं सुधारा हुआ व्यापार खाता। क्या लिख देंगे? सुधारा हुआ व्यापार खाता। और जो व्यापार खाते का आंसर हमने यहाँ पे लिखा था उसकी जगह पे यहाँ पे लिखेंगे व्यापार खाता कितना है, मतलब कि सकल लाभ सकल लाभ कितना दिया है व्यापार खाता? 61,800 दिया हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद हम समायोजन से शुरू करें। तो सलीम ₹4000 की मूल कीमत का माल निजी आहरण के लिए ले गया था। नॉर्मली हम क्या करते हैं, व्यापार खाते में कोई भी प्रकार से माल जाता है तो हम खरीदी में से माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास खरीदी है ही नहीं, है ना। तो खरीदी में से माइनस करना मतलब उधार में से माइनस करना, और उधार में से माइनस करना मतलब जमा करना, जमा में प्लस करना। तो इससे अच्छा हम डायरेक्टली जमा बाजू लिख देते हैं, है ना। तो क्या लिखें? निजी उपयोग के लिए, या फिर आहरण से गया माल। आहरण से गया माल कितना आएगा? 4000 का। उसकी मूल कीमत कितनी है? 4000, है ना। उसकी दूसरी एंट्री क्या होगी? आहरण से माल गया है, कौन लेके गया है? सलीम लेके गया है, तो सलीम के आहरण में आएगा। लेकिन यहाँ पे चालू खाता बनाया है तो सब एंट्री कहाँ पे होगी? एक्स्ट्रा एंट्री चालू खाते में होगी। तो सलीम के आहरण में लिख देता हूँ मैं, आहरण सलीम का, उसमें 4000 लिख देता हूँ, है ना, जो कि माल का आहरण था। कोष्टक में लिख देता हूँ माल का आहरण, ठीक है। अरे सॉरी, माल आहरण तो लिखा ही हुआ था, ओके। उसके बाद क्या है? हिसाबी वर्ष के अंत में 8000 की कीमत का माल खरीदा था, परंतु उसका वही में नोंद करना रह गया है।
तो ख़रीदा था तो खरीदी तो उधर बाजू एंट्री करना था, लेकिन हमने किया नहीं है तो कर देते हैं। खरीद खाता, हाँ खरीदी कितना होगा, 8,000 की कीमत का माल ख़रीदा था। अच्छा यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि 8,000 की कीमत का माल ख़रीदा था तो कहाँ से ख़रीदा था, और वही में लिखने का बोला है तो खरीद वही में मतलब लिखेंगे। तो ये तो उधर खरीदी होना चाहिए और उधर खरीदी होना चाहिए, तो ये हमने जिससे ख़रीदा होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, लेनदार बोल सकते हैं। और लेनदार बोल सकते हो तो लेनदार में इतना रुपया प्लस करना पड़ेगा। चलो तो लेनदार में इतना रुपया प्लस कर देते, लेनदार चालू दायित्व में लिखेंगे। लेनदार ढूंढे कितना है, लेनदार मतलब व्यापारी भी होता है। यहाँ पे कौन सा नाम दिया है, लेनदार, लेनदार देनदार और लेनदार दिया है। चलो इसमें लेनदार कहाँ पे, 36,800 लेनदार है कि 24,000 लेनदार है, मुझे कौन बताएगा। 36,800 लेनदार है कि 24,000 लेनदार है। वेरी गुड, हम यहाँ पे पूंजी दायित्व साइड लिख रहे हैं, मतलब जमा शेष लिख रहे हैं, है ना, और जमा शेष लिख रहे हैं तो जमा साइड होना चाहिए। तो पूंजी और वैसे भी लेनदार जो है वो जमा शेष आएगा, तो 24,000 है ना। इनर कॉलम में लिखता हूँ मैं, क्योंकि उसमें वो खरीदी उधार खरीदी जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये जो उधार खरीदी है उसमें जोड़ना पड़ेगा, मतलब 8,000 की उधार खरीदी है ना, कुछ नहीं मतलब उधार ही समझा जाएगा, तो 32,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा आगे प्लस कर देता हूँ। आर यू क्लियर। उसके बाद क्या दिया है, अगाउती चुकवेल, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 400 है, अग्रिम चुकाया है हमने अग्रिम चुकाया, बीमा प्रीमियम है, तो पहले बीमा प्रीमियम चुकाना कितना था, कितना अग्रिम चुकाया, तो बीमा प्रीमियम देखते हैं, बीमा प्रीमियम कितना था, बीमा प्रीमियम कितना चुकाया था, टोटल 2,000 चुकाया था, टोटल बीमा प्रीमियम 2,000 चुकाया था, है ना। जबकि उसमें से ये पूरे का पूरा 2,000 इस साल का नहीं है, अग्रिम चुकाया था कितना, अगले साल का हमें माइनस कर देना है। अगले साल का जो हमने अग्रिम चुकाया है तो कितना चुकाया है, 400 रुपये का अगले साल का चुका दिया है, तो उसको माइनस कर दें। हमें तो इस लाभानी खाते में तो इसी साल का लेने का है ना, कोई भी खाते में क्या लेंगे हम, इस साल का लेंगे, पास्ट का लेंगे, फ्यूचर का नहीं लेंगे, तो फ्यूचर का माइनस कर देते हैं। तो माइनस अग्रिम चुकाया, तो कितना हो जाएगा, 1,600 हो जाएगा। तो अग्रिम चुकाया है तो हमने पैसा दे दिया है, तो उसका लाभ लेना बाकी हो गया, तो पैसा लेना बाकी नहीं है, तो लाभ लेना बाकी है, लाभ लेना है तो संपत्ति लेना में आएगा, है ना। तो संपत्ति लेना में लिख देते हैं अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम। ठीक है, तो कितने का था, 400 का। तत्पश्चात देनदार, वो बाद में करते, देनदार वो भी बात कर में। प्लांटर यंत्र पे 20% घिसाई और फर्नीचर पर 5% घिसाई गिनना है। ठीक है, तो प्लांट और यंत्र स्थिर संपत्ति है, प्लांट और यंत्र। चलो ढूंढो प्लांट और यंत्र कितना दिया है, प्लांट और यंत्र 40,000 दिया है, उसके ऊपर कितना प्रतिशत घिसाई गिनना है, 20% घिसाई। तारीख नहीं दी है ना कोई, वो चेक कर लेना, तारीख दी है तो उस हिसाब से घिसाई गिनना पड़ेगा। ठीक है, ओके क्लियर हुआ, 32,000 आएगा। चलो उस तो ये घिसाई की भी दूसरी एंट्री करेंगे। तो घिसाई जो है वो यहाँ पे उधार शेष में माइनस हो रहा है, तो जमा शेष, जमा एंट्री दिया हमने, अभी उधार एंट्री दे देते हैं। घिसाई, घिसाई प्लांट यंत्र 8,000। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर पे भी गिनना है 5%, तो फर्नीचर देख लेते हैं, फर्नीचर कितना दिया है, 10,000 का दिया है। उस अच्छा 500 रुपया कितना है प्रतिशत आएगा, 500 रुपया, तो माइनस करते हुए कितना आएगा, 9,500 आएगा। ओके, ये क्या हो गया, मैंने उल्टा माइनस कर दिया। ओके 9,500,
तो ये फर्नीचर की किसे भी यहाँ पे लिख दूँ 500। तो ये दोनों का टोटल 8,500 आ गया। तत्पश्चात देनदार, हाँ चौथा पॉइंट करना बाकी है। देनदार में से 800 का लेना अब वसूल हो सकता नहीं है, मतलब कि हमें पता है कि इतना पैसा नहीं मिलने वाला है, तो इतना पैसा हम पहले से ही देनदार में से माइनस कर देंगे। और देनदार पर 5% डूबत ऋण अनामत अगले साल के लिए रखेंगे। अगले साल ऐसा कोई डूबत ऋण हो जाए तो उसके लिए पहले से इतना पैसा हम लाभ में से घटाना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ भी हमारे चालू संपत्ति में आएगी। देनदार कितना दिया है, ढूंढो देनदार कितना दिया है 36,800। 36,800 उसमें से डूबत ऋण का मैं पहले से कितना पता चल गया। डूबत ऋण 800 अपेक्षित करने को बोला है, तो वो डूबत ऋण हो गया हमारा, वसूल नहीं हो सकता है तो डूबत ऋण हो गया, है ना। तो आगे लिखना जरूरी था माइनस, ठीक है। चलो अभी माइनस कर देते हैं। चलो 36,000 हो गया। अभी माइनस करेंगे वापस, क्या माइनस करना है अभी, डूबत ऋण अनामत, है ना। वो कितना है, डूबत ऋण अनामत कितना करने को बोला 5%। तो ये जो लास्ट में 36,000 शेष है ना, उसका 5% करना है। कितना आएगा, करो 36,000 का 5% कितना हो रहा है 1800 माइनस करने के बाद बाहर लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे नहीं, उसके बाद वाला ही पॉइंट दिया है। बट्टा अनामत की कोई आवश्यकता नहीं, तो और बट्टा अनामत माइनस करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसमें पुराना बट्टा अनामत दिया है तो इसमें से माइनस करके लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। 760 है उसको भी यहाँ पे माइनस करके लिख सकते हैं, और वहाँ पे भी दूसरी एंट्री दे सकते हैं उसकी। चलो तो 34,200। अभी इसके बाद इसकी दूसरी एंट्री कर लेते हैं। डूबत ऋण पहले का कितना था, डूबत ऋण पहले का कितना था, अभी तक का कितना था, अभी तक का कितना पैसा हमारा नुकसान हुआ था। गालखाद और गालखाद डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत दिया है, उसमें 400 अभी तक का डूबत ऋण था, ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, और 800 अलग से नुकसान होना है, वो भी पक्का पता चल गया है, ठीक है ना। पता चल गया ना, कैसे पता चला, डूबत ऋण कितना हो रहा है, कितना लिखा है यहाँ पे 800 रुपया आप लिखित करना है, मतलब 800 रुपया और नुकसान होने वाला है। और इस प्रकार अगले साल के लिए भी हमने डूबत ऋण अनामत का अपने पैसा अलग से लाभ में से घटा देना है ना। तो कितना हमें माइनस करना है, मतलब यहाँ पे प्लस करना है, हाँ डूबत ऋण अनामत 1800। तो कुल मिला के कितना हो रहा है, 3,000 हो रहा है, 3,000 हो रहा है। और यहाँ पे डूबत ऋण अनामत दिया है, डूबत ऋण अनामत जो पुराने पिछले साल का था ना, उतना डूबत ऋण अनामत तो ऑलरेडी है, तो हमें 3,000 की ज़रूरत नहीं है। कितनी ज़रूरत पड़ेगी, ऑलरेडी डूबत ऋण अनामत कितना है हमारा, कुल डूबत ऋण अनामत हमें कितना करना चाहिए था, कुल डूबत ऋण अनामत कितना करना चाहिए था, कुल करने की ज़रूरत कितनी है 3,000 की, है ना। ज़रूरत कितनी है 3,000 की, है ना। लेकिन उसमें से पिछले साल का 2,000 तो पड़ा था, पिछले साल का कितना पड़ा था 2,000 पड़ा था। अभी कितना कम पड़ेगा हमारे लिए, लाभानी में से कितना ले जाना पड़ेगा, 1,000 ही ले जाना पड़ेगा। आया समझ में ये टॉपिक, ओके। उसके बाद क्या दिए, ओके ये वाला हो गया ख़त्म। चलो अभी हमें जासूस की तरह सुराग ढूंढने पड़ेंगे, छुपे हुए अपराधी को पकड़ना है। तो कौन कौन छुपा हुआ है देखते हैं। सबसे पहले माल का स्टॉक दिया 31/3/2017 का कोष्टक में, वो तो अंतिम स्टॉक हो जाएगा क्योंकि कच्ची तलपट में दिया है ना। अंतिम स्टॉक कितना है 54,600,
क्लियर। उसके बाद दूसरा भाड़ा पट्टा लीदेल मशीनरी 5 साल के लिए हमने भाड़े पे लिया था और पैसा कब दिया था, 1 साल पहले दिया था। तो 60,000 का 60,000 का भाड़े पट्टे पे मशीनरी लिया था। मतलब एडवांस में हमने 60,000 तो चुका दिया था 1 साल पहले, लिखा हुआ है ना, तारीख दी हुई है ना। और 5 साल के लिए लिया था, तो ये मशीन हमको 5 साल तक काम आने वाला था। उसमें से 1 साल तो हमने उसका यूज़ कर लिया। अगर 1 साल हमने यूज़ कर लिया तो 5 साल का 60,000 हो रहा है, तो 1 साल का कितना हमने यूज़ किया, अगर अमाउंट गिने तो कितनी आएगी 1 साल की। समझाता हूँ, है ना। ये मशीनरी हमने भाड़े पे लिया था, ये मशीनरी हमने खरीदा नहीं है ना। ये मशीनरी हमने खरीदा नहीं है, ठीक है। तो ये मशीनरी हमने खरीदा नहीं है, भाड़े पे लिया था और एडवांस में हमने 60,000 चुका दिया भाड़े। 5 साल का भाड़ा हमने एडवांस में चुका दिया, 5 साल का भाड़ा एडवांस में चुका दिया। और कौन सी तारीख को हमने भाड़े पे लिया था, 1/4/2016 को लिया था। 1/4/2016 को लिया था, मतलब ये साल हमारा जो 31/3/2017 है, ये वो साल की शुरुआत थी ना, जब 1 साल पहले 1/4/2016 उस टाइम पे हमने भाड़े पे लिया था और 5 साल के लिए भाड़े पे लिया था। तो 5 साल का भाड़ा हमने कितना चुकाया, 60,000। और हमने उसका कितना साल यूज़ किया, 1 साल यूज़ किया। और 1 साल का यूज़ किया, तो अभी ये जो 60,000 है वो 5 साल का है, तो 1 साल का यूज़ हमने किया, तो 1 साल का हमें माइनस करना पड़ेगा। इसमें हमें 1 साल का, हाँ वेरी गुड, 60,000 5 साल का है, तो 1 साल का कितना, 12,000, ठीक है। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, 48,000। और ये 12,000 अपेक्षित भाड़ा है हमारा, नुकसान हुआ कि क्या फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ ना भाड़ा, तो हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, अपेक्षित भाड़ा, ठीक है। चलो, और कोई सवाल। भाड़ा पट्टा हो गया। उसके बाद सबानानी लोन, सबाना कौन है, साझेदार है कि साझेदार नहीं है, सबाना तो साझेदार है। तो साझेदार की लोन पे कितना प्रतिशत ब्याज गिनना चाहिए, 6%। सबाना की लोन कितने की लोन है, 60,000 की, हाँ, उसके लोन पे ब्याज दे देते हैं। पहले सामने की देख लो, कितना कोई ब्याज कितना चुकाया हमने, सामने की साइड देख लो, मतलब सबाना की लोन कहाँ है, जमा साइड है। तो उधर साइड में देखो कोई ब्याज दिखा है, ब्याज दिख रहा है आपको, कोई भी ब्याज लिखा हो सकता है, कैसे भी करके ब्याज लिखा हो सकता है, कहीं पे नहीं लिखा है। मतलब यहाँ पे सबाना की लोन पे कोई भी ब्याज अभी तक हमने चुकाया नहीं है, तो पूरे का पूरा ब्याज चुकाना बाकी हो गया। ओके, पूरे का पूरा, तो 60,000 का कितना प्रतिशत, 6% करो, 60,000 का 6% करो, 60,000 गुणा 6% करो, 3600। 3600 तो पूरे साल का है। हमें कितने महीने से लोन लिए उन्होंने, 1/10/2016 से, मतलब 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने का। तो उसको 6 महीने में कन्वर्ट करो, गुणा 6/12, मतलब 1800 हो गया। मतलब आधा साल हो गया, आधा साल हो गया, तो 1800 हो गया। तो वो हम माइनस करते, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 1800 बराबर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 58,200, ठीक है। तो 58,200 हो गया, ठीक है। तो ये लोन पर ब्याज चुकाना बाकी था, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। लेकिन हमारे लिए तो नुकसान होगा कि नहीं, अरे हमारे लिए तो नुकसान होगा ना, ये 1800 लोन सबाना को ब्याज देना है, तो हमारे लिए तो नुकसान होगा। तो लाभानी खाते की उधर बाजू लिखना पड़ेगा ना। चलो, तुमने लिख दिया, ठीक है। चलो आगे बोलो, आगे क्या दिया है। बस ये ख़त्म हो गया, समायोजन सभी ख़त्म हो गए। उसके बाद 1 बाय 1 देखते जाते हैं और एंट्री करते जाते हैं। माल का स्टॉक वो तो हमने लिख दिया। पहले तो पूंजी खाता लिखना बाकी, 1,60,000 और 1,20,000। तो पूंजी खाता लिख देते हैं, 1,60,000 और 1,20,000। उसके बाद सॉरी,
वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में आएगा। चालू खाता शबाना 10,000 उधार शेष है, शबाना का उधार बाजू लिखना है 10,000 और सलीम का 40,000 जमा शेष लिखना है, जमा बाजू लिखना है 40,000। अरे यहाँ पे नहीं, चालू खाते में लिखना है। शबाना का 10,000 लिखना है उधार बाजू और सलीम का उधार जमा बाजू लिखना है 40,000। ठीक है। उसके बाद माल का स्टॉक दिया है 31/3/2017 को, तो स्टॉक लिख देते हैं। वो तो लिख दिया ना हमने शायद, हाँ अंतिम स्टॉक लिख दिया। उसके बाद रोकड़ शेष लिख देते हैं। रोकड़ शेष, ठीक है। रोकड़ शेष कितना है? 560 रुपया, 560 चालू संपत्ति में आएगा। उसके बाद बैंक में चालू खाता है। चालू खाता तो हमारे धंधे के लिए ही होता है ना। तो बैंक में चालू खाता है ना, चालू खाता हमारा चालू संपत्ति में ही होता है। तो वो दिया है 14,000, है ना, वो सही है। ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो SBI में फिक्स डिपॉजिट दी है वो हमारा चालू संपत्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो 1 साल से अधिक समय के लिए। तो उसको हम विनियोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हमारा विनियोग हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? विनियोग। विनियोग मतलब रोकाण, इन्वेस्टमेंट, है ना। कहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया उसको? SBI में फिक्स्ड डिपॉजिट। SBI में फिक्स्ड डिपॉजिट कितनी है? 80,000। देनदार लेनदार 36,800 और 24,000। तो देनदार लेनदार तो हो गया। उसके बाद वेतन दिया है 37,000, तो वेतन हमारा हो जाएगा 37,000। उसके बाद दिया है जमीन मकान 1,20,000, तो वो हमारा स्थिर संपत्ति है, स्थायी संपत्ति 1,20,000। उसके बाद प्लांट और यंत्र दिया है 40,000, जिसकी एंट्री हम कर चुके हैं। उसके बाद फर्नीचर की एंट्री कर सकते हैं। बीमा प्रीमियम 2,000 दिया, उसकी एंट्री भी हम कर चुके हैं ना बीमा प्रीमियम की, हाँ कर चुके हैं। उसके बाद भाड़ा मशीनरी का हो गया। स्टेशनरी छपाई, स्टेशनरी छपाई हमारे लिए क्या है? नुकसान है, खर्च है। स्टेशनरी छपाई, ठीक है। कितना है? खर्च है। तो कितना खर्च है? 1,200 का। उसके बाद क्या है? डूबतृण और डूबतृण अनामत, तो डूबतृण और डूबतृण अनामत की तो एंट्री हो चुकी है। विज्ञापन खर्च 1,200 है, तो वो हमारा बिक्री का खर्च है। विज्ञापन खर्च, विज्ञापन खर्च कितना है? 1,200। उसके बाद क्या दिया है? मुसाफरी खर्च, मुसाफरी खर्च कितना है? 800 रुपया है। उसके बाद व्यापार खाता दिया है 61,800, वो शायद हमने लिख दिया है व्यापार खाते में। उसके बाद दिया है शबाना की लोन, उसकी एंट्री हो चुकी है। बट्टा अनामत हमें लिखना है 760। ये बट्टा अनामत कौन सी शेष दी है? जमा शेष दी है, तो उसको जमा बाजू लिख देते हैं। बट्टा अनामत वो पुराने साल का है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ बट्टा अनामत आया नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। वो रहेगा अभी तक 760 जमा साइज। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे बहुत सारा एंट्री हो गया, मतलब ज़्यादातर सभी एंट्री हो गया, है ना। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल हो रहा है 65,800, और वही टोटल यहाँ पे भी होना चाहिए। और वही टोटल को यहाँ से देख लेते हैं, तो 8,000 का हमें माइनस करना पड़ेगा, तो सुधारा हुआ लाभ, सकल लाभ मिलेगा। सकल लाभ तो था, लेकिन हमें सुधारा हुआ सकल लाभ मिलेगा, है ना। तो इसमें से ये माइनस कर देता हूँ, तो सकल लाभ सुधारा हुआ मिल गया। कहाँ ले जाना है? लाभ हानि खाते, सुधारा हुआ
सकल लाभ, है ना। इसको कहाँ ले जाएंगे, लाभानी खाते, ठीक है। इसको वहाँ से लाना है, ठीक है। 57,800। अभी यहाँ पे टोटल हो रहा है 58,560 और यहाँ पे आंसर आ रहा है माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है मतलब हमारा घाटा आ रहा है, घाटा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल करना पड़ेगा, तो इन सब का टोटल करो। ये तो घाटा हो रहा है, 6,540 का घाटा हो रहा है। कितना घाटा हो रहा है, 6,540 का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6,540, है ना। तो यहाँ साइड का टोटल आना चाहिए 65,100, ठीक है। तो ये घाटा जो हो रहा है, हानि हो रहा है, उसको शुद्ध हानि बोलेंगे। शुद्ध हानि को कहाँ ले जाएंगे, क्रॉस एंट्री लाभानी वितरण खाते की उधार बाजू आएगा 6,540, है ना। तो ये जो 6,540 है, इधर भी देखा जाए तो घाटा हो रहा है 6,540 का, है ना। तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, मतलब इसको हम बांट देंगे साझेदार को। साझेदार कौन से, सलीम और शबाना। तो सलीम और शबाना को बांट देते हैं, सलीम और शबाना। ये ठीक है। चलो, तो इसको कौन से अनुपात में बांटना है, कुछ बोला तो नहीं है, कहीं कुछ नहीं बोला है, तो समान प्रमाण में बांटना है। तो समान प्रमाण में बांटेंगे तो आधा आधा कर देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वितरण पात्र हानि, ठीक है। चलो, उसके बाद ये वितरण पात्र हानि जो है 3,270, वो दोनों को यहाँ पे चालू खाते में लिखना पड़ेगा, है ना। ये वितरण पात्र हानि क्रॉस एंट्री वहाँ पे जमा था तो यहाँ पे उधार हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा, तो ये 40,000 तो टोटल हो रहा है और यहाँ पे उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और इसी तरह यहाँ पे टोटल इस साइड ज़्यादा होगा ना, तो कितना आएगा, ये प्लस शबाना का ये, तो 13,270, तो यहाँ पे आएगा 13,270, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस में कितना आएगा, इसमें से दो चीज़ माइनस करनी है, तो 32,730। तो ये 7 से आगे ले गए, इसमें इस साइड आएगा सलीम में और शबाना में जमा शेष आएगा। इसका तो शेष आगे ले गए, पता चल गया, उसका तो कुछ है नहीं। तो अभी यहाँ पे पूंजी में लिख देते हैं सलीम और शबाना, ठीक है। तो सलीम और शबाना का कितना है, जो जितना पहले था उतना ही है, 1,60,000 और 1,20,000, कोई नई पूंजी आई नहीं है ना। तो उसके बाद शेष आगे ले गए, अच्छा चालू खाता, चालू खाता में यहाँ पे जो ये वाला है ना, वो यहाँ पे लिखना है। तो सलीम का ही लिखा जाएगा 32,730, और ये वाला जो जमा शेष है ना, ये जमा वाला, उसको यहाँ पे संपत्ति साइड लिखना पड़ेगा, है ना। कितना है, 13,270, 13,270 किसका है, शबाना का, शबाना का। देखो अभी दोनों साइड टोटल सही माना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, 10 और 40,000 में से ये दो गया तो 32,730, ओके। और कोई टॉपिक बाकी नहीं है ना, देख लो ज़रा, टोटल मारना बाकी हो ऐसा कुछ भी, कि दोनों साइड टोटल यहाँ पे भी सेम नहीं आ रहा है। चलो, तो ठीक है, आंसर पूरा आ ही गया है। यहाँ पे लोन पे ब्याज जो है वो गलती से माइनस कर दिया था, तो वो प्लस करना था, तो 4,06,530 आ जाएगा, ठीक है। चलो, इसको ज़रा स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए,
नहीं तो वो PDF बना के भेज दूंगा, ठीक है।